नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। मेनली दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से एक का नाम है पर्सनहुड, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व बोला जाता है, और दूसरे का नाम है ह्यूमन, जिसे हिंदी में मानव बोला जाता है। इन टॉपिक से संबंधित क्लासेज आपने दुनिया भर की देखी होंगी और बहुत सारा पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आज की क्लास को अच्छे से देख लिया, सुन लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके प्रश्न को गलत कर दे। पहले चीजों को समझना पड़ता है। अब एक अध्यापक के ही समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है, मुंह से क्या निकल रहा है ना। चीजें कंट्रोल में ऐसे ही नहीं आती। पहले ए टू जेड सब कुछ उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कोई बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाता है। चलो साहब, क्लास स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले कुछ फोटोज हैं और वो फोटोज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साथियों, ये फोटोज आपने बहुत बार देखे होंगे। हालांकि सामाजिक उद्विकास मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर मैंने आपको पढ़ाया था ना, तब भी मैंने ये फोटोज बताए थे। आपको ये पता होना चाहिए, हमारे सोशियोलॉजी में सबसे पहले सामाजिक उद्विकास की बात करता है मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत मिस्टर डार्विन से ग्रहण किया था, और डार्विन की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। और ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है ना, ये 1859 यानी 1859 में लिखी गई थी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। साथियों, यहाँ पर ये जो फोटो है, इसमें आपको 6 कलाकृतियां दिखाई दे रही है। एक जगह होती है, मेनली एक महाद्वीप होता है जिसे हम अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 3 लाख वर्ष पहले, चौंकना मत, मैं 3,000 नहीं कह रहा, ना मैं 300 कह रहा, मैं कह रहा हूं अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 3 लाख वर्ष पहले एक क्लास था, एक वर्ग था, या एक जाति थी। मतलब हम आज के जो मनुष्य है ना, ये होमो क्लास से आते हैं। अगर आप मिस्टर ध्रुव राठी को पसंद करते हो, उन्होंने इसका का पूरा चैन साइंटिफिक तरीके से बता रखा है। यानी 3 लाख वर्ष पहले जो सबसे पहले का जो यहाँ पर क्लास था, उसे हम ऑस्ट्रेलेपिथेकस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये 3 लाख वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद में थोड़ा सा इसका उद्विकास हुआ, और इसकी जो दूसरी अवस्था आती है उसे हम होमो हेबिलिस के नाम से जानते हैं। फिर जिसके बाद में जो तीसरी अवस्था आती है उसे हम होमो इरेकस के नाम से जानते हैं। जिसके बाद में अगली अवस्था आती है उसे हम होमो निएंडरथैलेसिस के नाम से जानते हैं। जिसके बाद में फिर वो अगली अवस्था आती है, उसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं 12th में, या आपने बीएससी वगैरह किया है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि मानव है ना, मानव प्रजाति है ये। साथियों, मानव प्रजाति होमो सेपियंस में आती है। मानव प्रजाति का जो वैज्ञानिक नाम है दैट इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस कौन कौन होते हैं? जिनका सर है ना भारी होता है, जिनमें सोचने समझने की पावर होती है, जिनके पास क्रिएटिव माइंड होता है, मतलब वह एक तरीके का बुद्धिमान आदमी होता है। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं। देखो भाई, चीजों को समझने के लिए विज्ञान की तरफ भी रुख करना पड़ता है, केमिस्ट्री फिजिक्स की तरफ भी रुख करना पड़ता है। मेरी कोशिश रहती है, मैं सर्वोदय की बात नहीं करता, मैं अंत्योदय की बात करता हूँ। विद्यार्थी के समझ में आना चाहिए। हम है ना होमो जाति से ताल्लुकात रखते हैं, और जिसका जन्म लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ था। जो पहला स्टेज था उसे ऑस्ट्रोलेपिथेकस के नाम से जानते हैं। जिसके बाद में अगला स्टेज आता है उसे हम होमो हेबिलिस के नाम से जानते हैं। फिर जो अगला स्टेज आता है उसे हम होमो इरेकस के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद का जो स्टेज आता है होमो निएंडरथैलेसिस के नाम से जानते हैं। और फिर होमो सेपियंस यानी मानव प्रजाति। आधुनिक मानव के जस्ट पहले की अवस्था होमो सेपियंस है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखो शाम, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। और हमारा मुद्दा ये है कि आज की जो क्लास है ना, उसमें हम पर्सनहुड और ह्यूमन के बारे में चर्चा करेंगे।
मैं यहां पर दो शब्दों का जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें से जो पहला शब्द निकल कर आता है उसे हम सेक्स बोलते हैं, और जिसके बाद में जो दूसरा शब्द निकल कर आता है ना उसे हम जेंडर बोलते हैं, है ना। और ध्यान रखना ये दोनों शब्द है ना, इन्हें हिंदी में लिंग बोला जाता है। सेक्स को भी लिंग बोला जाता है और जेंडर है उसको भी लिंग बोला जाता है। आपको पता है कि इन दोनों में दिन रात का अंतर है। बहुत बार आप फॉर्म वगैरह भरते हो, है ना, अपना नाम मेंशन करते हो, तो वहां पर कॉलम होता है कि आपका सेक्स क्या है या आपका जेंडर क्या है। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका जेंडर पूछे, आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि आप कौन होते हो मेरे जेंडर का निर्धारण करने वाले। मतलब अगर मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, जो जन्म से हमें मिलता है, यानी मेल और फीमेल होता है, उसे हम सेक्स बोलते हैं। सामने वाला हमारा सेक्स तो जान सकता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जेंडर नहीं जान सकता। ध्यान रखना, मेल और फीमेल किस में आ जाएंगे? सेक्स में आ जाएंगे। मेल और फीमेल ये तो आ जाएंगे सेक्स में। और जहां हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं, और जहां हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं साथियों, ये किस में आ जाएंगे? जेंडर में आ जाएंगे। आपको पता है बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो सेक्स होता है, जिसे व्यक्ति अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन समाज और संस्कृति जिसका निर्धारण करती है दैट इज जेंडर। उसे ही हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। जैसे हम महिलाओं की चर्चा करें, कई बार आपने ये लाइन सुनी होगी कि महिला है ना जो अबला होती है, महिला है जो दुखियारी होती है, महिला को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। भाई क्या वो जन्म से दुखियारी थी? क्या वो जब उसका जन्म हुआ तब वो एक अबला के रूप में पैदा हुई थी? इस समाज ने उसको अबला बनाया है। दैट इज जेंडर कंसेप्ट, इसे ही हम कहते हैं जेंडर। जैसे कई बार आपने एक बात सुनी होगी, मिस्टर अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है जिसका नाम है शायद दीवार है, और दीवार में ही वो एक डायलॉग बोलता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। वही फिल्म है, मर्द फिल्म है, मर्द फिल्म का डायलॉग है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। भाई उसे मर्द किसने बनाया? क्या वो बायोलॉजिकल प्रोसेस लेकर पैदा हुआ है? दैट इज मर्द। समाज ने उसको मर्दानगी की परिभाषा दी है, दैट इज जेंडर। ध्यान रखना, मतलब जो जेंडर होता है ना वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। जेंडर हमें जन्म के बाद मिलता है, जेंडर हमें समाज प्रोवाइड करवाता है, और सेक्स हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं। आ गया समझ में? जैसे हम अलग अलग क्लास की चर्चा करें और उस क्लास में हम पश्चिम संस्कृति की बात करें या हम पूर्व की संस्कृति की बात करें, मैं लिख देता हूं। दो संस्कृति होती हैं, जैसे एक तरफ तो हो जाती है भाई साहब आपकी पश्चिम संस्कृति, और दूसरी तरफ हो जाती है पूर्व की संस्कृति। अब हम इन दोनों संस्कृतियों की 50-50 महिलाओं का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। 50 महिलाएं हम फ्रांस से ले लेते हैं, कुछ महिलाएं हैं जो इंग्लैंड से भी होती हैं, है ना, और कुछ महिलाएं हैं वो जर्मनी से भी होती हैं। मतलब 50 महिलाएं यूं कह सकते हैं कि यूरोपियन महाद्वीप से होती है, ठीक है। और 50 महिलाएं हमारे एशिया महाद्वीप की होती है, एशिया महाद्वीप में भी मेनली भारत की होती है। जब हम इन 50-50 महिलाओं का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के उपरांत हम यह पाते हैं कि जो पश्चिम संस्कृति की महिलाएं हैं ना, वो वैचारिक रूप से सुदृढ़ है, वो भावनात्मक रूप से सुदृढ़ है, वो मानसिक रूप से सुदृढ़ है, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा है बजाय हमारे यहां की महिलाओं में। अब आप यूं कहोगे कि गुरुजी ऐसा क्यों? वो भी महिला है, यहां की भी महिलाएं, इनके जो शरीर के अंग हैं, इनकी जो बनावट है वही उनकी है। वैसे बाहरी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। भाई 2 हाथ पैर हमारे यहाँ की फीमेल्स में है और 2 ही हाथ पैर वहां की फीमेल्स में है। दैट इज जेंडर प्रोवाइड कंसेप्ट, ये जेंडर ने दिया है।
वहां की संस्कृति ने दिया है उनको, वहां की सभ्यता ने दिया है उनको कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। बायोलॉजिकल रूप से तो दोनों बराबर है, बायोलॉजिकल तो यहां की और वहां की। जेंडर वही होता है जो समाज हमें देता है। समाज गाली देता है, दैट इज जेंडर, ठीक है ना। समाज इज्जत देता है, दैट इज जेंडर। समाज एक दृष्टिकोण देता है, दैट इज जेंडर। समाज एक आयाम देता है, समाज एक स्पेस देता है, दैट इज जेंडर। लेडीज फर्स्ट बहुत बार सुना है, क्यों भाई लेडीज फर्स्ट क्यों? अब किसी से पूछा जाए, ये लेडीज फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट आया है ना, ये महिलाओं को इज्जत देने के लिए नहीं आया। जब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं तो लेडीज फर्स्ट वाला इसीलिए आया है कि ये कमजोर है, कमजोर को पहले जगह दो, दैट इज जेंडर। इसे ही हम कहेंगे जेंडर। अब मुद्दे पर आ जाओ, और मुद्दा यह है कि पर्सनहुड और मानव। आ गया होगा समझ में, दोनों चीजें हैं। जैसे हम जेंडर है ना, जेंडर को तो पर्सनहुड में रख सकते हैं। जितनी भी मैंने जेंडर की बातें बताई हैं वो किस में आ जाएंगी? पर्सनहुड में आ जाएंगी। और जितनी भी मैंने सेक्स की बातें बताई हैं वो किस में आ जाएंगी? ह्यूमन में आ जाएंगी। तभी तो मैंने होमोसेपियंस वाला जो टेबल्स है ना, जो एवोल्यूशन है वो समझाया था। क्यों समझाया था? क्योंकि जो सेक्स वाला कंसेप्ट है ना, जो मानव वाला कंसेप्ट है, वो होमोसेपियंस में आता है। अगर मैं परिभाषा की चर्चा करता हूं, जिसका कानून निर्धारण करता है, जिसका समाज निर्धारण करता है, जिसकी इथिकल आइडेंटिटी होती है, क्या होगा प्रमोद? जिसका समाज निर्धारण करता है, कानून निर्धारण करता है, जिसकी इथिकल आइडेंटिटी होती है। जेंडर तो होगा ही, लेकिन टॉपिक के अनुसार वो पर्सनहुड होगा, ध्यान रखना। और जो जैविक होता है, जो मानसिक होता है, वो क्या कहलाता है? ह्यूमन, ठीक है। यानी सामाजिक और कानूनी आधार पर हम पर्सनहुड को परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी परिभाषा जिसका निर्धारण समाज ने किया है, जिसका निर्धारण कानून ने किया है। कानून बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, कानून मानव के द्वारा बनाया गया है ना। आफ्टर बर्थ क्या हम जन्म से लेकर कुछ विशेष अधिकार पैदा होते हैं? नहीं होते। विशेष अधिकार लेकर पैदा नहीं होते, ये बाद के बनाए हुए हैं। फिर बाद में हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमें उन्हीं के तहत संरक्षण मिलता है, दैट इज पर्सनहुड। अगर हम यहां पर ह्यूमन की चर्चा करते हैं तो शरीर मेरे आंख है, ये आंख मुझे समाज ने थोड़ी दी है, मेरे माता पिता की देन है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मेरे ये कान समाज ने थोड़ी दिए हैं, समाज ने बोलने का तरीका दिया है, मेरा व्यक्तित्व दिया है समाज ने, मैं अच्छा सोच पाता हूं, ठीक है ना, अच्छी तरीके से व्यवहार कर पाता हूं, ये मुझे समाज ने दिया है। समाज ने दिया है, दैट इज पर्सनहुड। इसे ही हम क्या कहेंगे? पर्सनहुड कहेंगे। जो बायोलॉजिकल होता है ना, जिसको समाज नहीं देता, बर्थ के साथ पैदा होता है, वो ह्यूमन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जैसे हम समाज या कानून के द्वारा व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, ये सारे के सारे पर्सनहुड में आ जाएंगे। जन्म के साथ ही जो लेकर पैदा होता है, जैसे मेल और फीमेल की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और मेल और फीमेल स्पेशली हम सेक्स की चर्चा करते हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं, मीन्स दैट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो वो किस में आ जाएगा? ह्यूमन में आ जाएगा, यानी वो मानव में आ जाएगा। आगे चीजें समझ में। और उसी तरीके से हम इनके डेवलप की चर्चा करें, विकास की चर्चा करें, तो ध्यान रखना, जो पर्सनहुड होता है ना, उसका विकास सामाजिकता और कानून के द्वारा होता है, उसका विकास पहचान और अधिकारों के द्वारा होता है। लेकिन जो ह्यूमन होता है ना, उसका विकास जन्म से मृत्यु के तक होता है। अब जैसे हम चर्चा करते हैं, पर्सनहुड की चर्चा करें या हम मानव की चर्चा करें, तो इनका जो विकास है ना, उसके अलग अलग लेवल है। जैसे मुझे ले लीजिए, ठीक है। मैंने अपने जीवन का, जब मैं क्लास बना रहा हूं ना, तब मैंने अपने जीवन के लगभग 35 वर्ष कंप्लीट कर लिए, ठीक है। लगभग, अभी 35 वर्ष कंप्लीट नहीं किए हैं मैंने, तो मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन के 35 बसंत देख लिए। पतझड़ भी देखा, बसंत भी देखा, बहारें भी देखी, वो अलग मुद्दा है।
क्योंकि एक बार मैंने लिखा था कि मैंने अपने जीवन के 35 वसंत देख लिए, तो एक ने कहा कि गुरुजी क्या पतझड़ नहीं देखा? बिल्कुल देखा है ना। इन 35 बसंत दिखाने में समाज का कोई योगदान था? मैं जब बच्चा था, बच्चे से मैं किशोर अवस्था में आया, किशोर अवस्था से युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, है ना, वृद्धावस्था, इसमें समाज का कोई योगदान है? क्या योगदान है भाई? डेट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। समाज मेरा कितना भी सगा हो जाए, मुझे कितना भी प्रेम करे, बुढ़ापा आएगा तो आएगा, समाज उसको रोक नहीं सकता। मीन्स दैट इज ह्यूमन, ये मानो। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन मैं पैदा हुआ था ना, मैं रोया भी होऊंगा, मैंने अपनी मां को लाते भी मारी होंगी, मैं अपनी मां की तरफ चिल्लाया भी होऊंगा, ठीक है ना। कभी गुस्सा आया होगा तो मैंने मेरी मां से, मेरे पिताजी, भाई बहनों से भला बुरा भी कहा होगा। लेकिन आज मैं इस अवस्था में इतना सिविलाइज्ड हो गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भला बुरा नहीं बोल सकता। दैट इज पर्सनहुड। यही क्या कहलाता है? पर्सनहुड। और ये मुझे किसने दिया है? ये मुझे समाज ने दिया है। बायोलॉजिकल प्रोसेस समाज नहीं देता, ये समाज देता है। दैट इज पर्सनहुड, ठीक है। कानून और समाज, नैतिकता जिसका निर्धारण करती है, दैट इज पर्सनहुड। आ गया समझ में? यानी व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की पहचान, स्वतंत्रता, सुरक्षा, न्याय, ये सारे के सारे पर्सनहुड में आ जाएंगे। मानव होने के नाते सभी को जन्म से ही बुनियादी अधिकार हैं, ये किस में आ जाएगा? बायोलॉजिकल प्रोसेस में आ जाएगा, है ना। कि भाई यहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस एक बात कहता है कि जन्म लिया है ना तो भूख भी लगेगी, जन्म लिया है तो तुझे भूख भी लगेगी। अब कोई ताकत नहीं है जो तेरी भूख को रोक दे, तुझे खाना खाएगा तभी तेरी भूख है ना, वो शांत होगी। लेकिन पर्सनहुड यूं कहता है कि सोसाइटी के टच में आएगा, समाज तुझे देगा, न्याय तुझे संरक्षण देगा, तुझे अधिकार मिलेंगे, तभी तेरी पहचान बनेगी। ध्यान रखना, जन्म इन सारी चीजों का दावा नहीं करता कि राजा के घर पैदा हुआ है तो राजा ही बनेगा। ये सत्य नहीं है, इतिहास उठा के देख लेना। राजा का बेटा राजकुमार तो बने थे, लेकिन या तो वो कुछ समय तक रहे या एक या दो पीढ़ी तक रहे, आखिर सबका राजपाट है ना, वो समाप्त हो गए। आ गया? अब देखो सब आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद में सामाजिक भूमिका। ध्यान रखना, पर्सनहुड, परिवार, समुदाय इत्यादि, ये पर्सनहुड से जुड़े रहते हैं। और जीवन जीने की सामान्य भूमिका मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो किससे जुड़े रहते हैं? ह्यूमन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। हाँ, मानवता के रूप में किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलते, मानवता के रूप में किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलते। किस में नहीं मिलते? ह्यूमन में नहीं मिलते। ह्यूमैनिटी की बात नहीं करता, वो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, मानवता के नाते जो अधिकार मिलते हैं ना, वो किस में मिलते हैं? पर्सनहुड में मिलते हैं, ठीक है। संस्कृति और समाज की मान्यता इससे जुड़ी रहती पर्सनहुड से, ठीक है, और उसमें नहीं जुड़ी रहती। ये लो साहब, यहां पर लिख भी रखा है कि व्यक्तित्व होता है ना, वो सामाजिक और कानूनी अवधारणा होता है, और जो भी मानव होता है वो जैविक और मानसिक अवधारणा होती है। बस यही इनमें जो मूल अंतर है, वो मूल अंतर यही है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, लेकिन चीजों को समझाने के लिए ये सब कुछ जो तामझाम है ना, ये बताना पड़ता है। ये चीजें समझ में आनी भी तो चाहिए भाई। पढ़ तो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये आगे आपका टॉपिक आएगा सेक्स और जेंडर वाला, ये भी टॉपिक दे रखा है। अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेशन में प्रश्न पूछा था, नेट में पूछा था ये, नेट में तो दे भी रखा है ये, स्पेशली सेक्स और जेंडर वाला। तो वही होता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो सेक्स होता है, समाज और संस्कृति जिसे प्रोवाइड करवाती है दैट इज जेंडर। उसी तरीके से जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है दैट इज ह्यूमन। ह्यूमन है ना, जो वही होमोसेपियन से बना है, ये होमो वर्ग में आता है। ध्यान रखना, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जो ह्यूमन है ना, ये होमो क्लास से ही बना है, ठीक है। और होमो क्लास का जो सबसे पहला था ना, वो ऑस्ट्रोलेपिथेकस था, है ना? जो पहले नंबर का चरण था वो ऑस्ट्रोलेपिथेकस था, फिर धीरे 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 उसका उद्विकास हुआ, फिर होमोसेपियंस आ गई। ये लो शाह, बाकी अच्छे से मेहनत करें, मेरी शुभकामना है। माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।